चैप्टर 5 लोलिता के बारे में वो बहुत कम बात करती थी। हमारे बेडरूम में उसके बरसों पहले मर चुके बच्चे का एक फोटो लगा हुआ था। लोलिता से ज्यादा वह उस बच्चे के बारे में बात कर लेती थी और कहती थी उस बच्चे की आत्मा लौटकर उस बच्चे में आएगी जो हमारी शादी से पैदा होगा। मुझे हालांकि बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मुझे बस इतनी उम्मीद थी कि बच्चा पैदा करने के लिए उसका ऑपरेशन होगा और जब वो किसी नर्सिंग होम में पड़ी होगी तो मैं घर पर लोलिता के साथ अकेला रहूंगा और उसे नींद की गोलियां खिलाकर उसके साथ जी भरकर ऐश करूंगा। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो लोलिता से नफरत करती है। उसकी नज़रों में लोलिता एक आक्रामक, शोर मचाने वाली, बेसब्र, चिड़ी, बदतमीज, गंवार और जिद्दी लड़की थी। रेमसेडल से कुछ मील दूर एक जंगली झील थी। जुलाई के आखिरी सप्ताह में बहुत तेज गर्मी होने के कारण हम रोजाना वहां जाने लगे। उस झील में जब हम दोनों आखिरी बार साथ नहाए थे, उस दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सड़क से कुछ ही दूरी एक जंगली झील थी। जुलाई के आखिरी सप्ताह में बहुत तेज गर्मी होने के कारण हम रोजाना वहां जाने लगे। उस झील में जब हम दोनों आखिरी बार साथ नहाए थे, उस दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सड़क से कुछ ही दूरी पर हमने अपनी कार छोड़ी और झील तक जाने के लिए देवदार के जंगल में बने रास्ते पर चल पड़े। शैलज मुझे बताने लगी कि पिछले इतवार को जब जीन फॉलो यहाँ सुबह 5 बजे पेंटिंग के लिए आई थी तो उसने लेस्ली को यहाँ नहाते देखा था। मैंने कहा, उस समय तो पानी बहुत ठंडा होगा। बात यह नहीं है। दरअसल वह कुछ पागल सा है और मुझे लगता है कि लुइस को उससे प्रेम हो गया है। थोड़ी देर बाद शैलट बोली, तुम्हें मालूम है हम्बर्ट, मेरा एक सपना है। फिर, जैसे अपने सपने पर शर्मा रही हो, कुछ इस अंदाज में वह जमीन की तरफ देखते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में एक ट्रेंड नौकरानी हो। लेकिन हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, मैंने कहा। हम उसे लो के कमरे में रखेंगे। वैसे भी मैं उस कमरे को गेस्ट रूम बनाना चाहती थी। वो हमारे घर का सबसे गंदा और ठंडा कमरा है, शैलट अपनी रॉ में कहती चली गई। तुम कह क्या रही हो? मैंने अपनी झुंझलाहट और गुस्से को दबाते हुए कहा। क्या तुम उस कमरे को किसी और को इसलिए नहीं देना चाहते कि वो हमारी पहली बिस्तर की मुलाकात की यादगार है? उसने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो कमरा किसी मेहमान या नौकरानी को दे देने के बाद तुम अपनी बेटी को कहाँ रखोगी? आंखों में सपने लिए मुस्कुराते हुए शैलट ने ऐलान किया, मैंने सोच लिया है कि लो अपने कैंप से सीधी किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में जाएगी। वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बडरेस्ले कॉलेज चली जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वह स्कूल में कुछ अनुशासन सीखे और धार्मिक ट्रेनिंग ले। शैलट कह रही थी कि वह अपनी सुस्ती छोड़कर जल्दी ही मिस फाल्ने की बहन को पत्र लिखेगी, क्योंकि वह सेंट एल्जब्रा स्कूल में पढ़ाती है। अब तक हम चमचमाती झील तक पहुंच चुके थे। तभी मैंने बहाना किया, मैं अपना सनग्लास कार ही में छोड़ आया हूँ। शैलट से थोड़ी देर में वापस आने को कहकर मैं कार की तरफ वापस चल दिया। मैं गुस्से और निराशा में हाथ मल रहा था। अगर शैलट की जगह वैलेरिया होती तो मैं इस मामले में बड़ी आसानी से निपट लेता। वैलेरिया से अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए मुझे सिर्फ उसकी कलाई मरोड़नी पड़ती थी, लेकिन शैलट के बारे में मैं इस ढंग से सोच तक नहीं सकता था। सच तो यह है कि मुझे उससे डर सा लगता था। मेरा सोचना कि मैं अपने प्रति उसकी भावनाओं से उसे काबू में कर लूंगा गलत साबित हुआ था। वह मुझे जिस रूप में देखती थी, मैं उस आकृति को तोड़ नहीं सकता था। अपनी डार्लिंग की मां की हैसियत से मेरा उसके साथ अब तलक काफ़ी चापलूसी भरा बर्ताव रहा था और शादी के बाद भी उस बर्ताव का अंश अभी बाकी था। मेरे पक्ष में बस एक ही बात थी और वह ये कि उसे लो के प्रति मेरे वहशियाना प्यार की खबर नहीं थी। लो द्वारा मुझे पसंद किया जाना उसे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन लो के प्रति मेरी भावनाओं का अंदाजा उसे नहीं हो पाया था। वैलेरिया होती तो शायद मैं उससे कहता, बेवकूफ़ मोटी औरत, लोलिता के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं बेहतर जानता हूँ। लेकिन शैलट से मैं इतना भी नहीं कह सकता था कि माय डियर, माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। शायद हमें लोलिता को एक मौका और देना चाहिए। अगले 1 वर्ष तक मैं उसकी देखभाल करूँगा।
एक बार तुमने ही तो कहा था कि हकीकत तो यह है कि लोलिता के बारे में मैं उससे कुछ भी कहता तो निश्चय ही हमारे संबंध खत्म हो जाते। आप इन आदर्शों वाली औरतों को नहीं जानते। शैलट वैसे एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी, लेकिन अगर मैं लो को अपने पास रखने की नीयत से कुछ भी कहता तो वह तुरंत ही मेरे इरादों को भांप लेती। शैलट की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए मुझे उसका दिल तोड़ना पड़ता। मैं उसका दिल तोड़ता तो मेरे प्रति उसका विश्वास भी टूट जाता। अगर मैं उससे कहता मैं जैसा चाहता हूँ मुझे लोलिता के साथ वैसा ही करने दो और इस राज को राज रहने दो, या फिर मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म हुआ समझो, तो दुख और निराशा से उसका चेहरा तो जरूर पीला पड़ जाता, लेकिन उसका जवाब यही होता कि ठीक है, अब तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन हमारा रिश्ता यहीं समाप्त होता है। और फिर हमारा रिश्ता वाकई हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इन्हीं सारी मुसीबतों के बारे में सोचता हुआ मैं कार तक वापस आया और वहां मैंने ठंडे ठंडे पानी से अपने हाथ धोए। फिर मैंने ढेर सारा पानी पिया, जैसे उस पानी के पीने से मुझे जादुई समझबूझ, जवानी, आज़ादी और साथ ही एक नन्ही सी रखेल भी हासिल हो जाएगी। देवदार के पेड़ों के झुरमुट के नीचे बैठे बैठे मैंने दो नन्ही किशोरियों को एक छोटी सी साइकिल पर घूमते और खेलते देखा। एक बार फिर मुझे बुरी तरह अपनी लोलिता की याद सताने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं और मेरी बेटी लोलिता इन्हीं जंगलों में कहीं एक दूसरे में लीन होते जा रहे हों। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है, शैलट को जान से मार डाला जाए। लेकिन कैसे? बिना गलती किए हत्या करना इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, भाग्य ऐसा जरूर कर सकता है, जैसा कि 19वीं शताब्दी के अंत में एक फ्रांसीसी औरत मैडल लेकर के साथ हुआ था। एक दाढ़ी वाला अज्ञात 6 फुटा आदमी, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वो मैडम लेकर का गुप्त प्रेमी था, एक भीड़ भरी गली में चलता हुआ मैडम लेकर के पास आया, जबकि कुछ ही समय स्त्री की शादी कर्नल लेकर, जो कि खुद भी एक ताकतवर आदमी था, ने उसे पकड़ लिया। भाग्य का खेल था कि पास ही के एक घर में एक इटालियन बारूद से कुछ बना रहा था, जिससे वहां एक जबरदस्त धमाका हो गया। सारी गली धुएं से भर गई और उस धमाके से केवल एक आदमी मरा, कर्नल लेकर। भीड़ में गुम होकर हत्यारा वहां से भाग निकला। मैंने सोचा काश कि ऐसा ही कुछ भाग्य मेरे लिए भी कर दे। मैं वापस झील तक आया जहां शैलट बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मैं इतनी खामोशी से आकर उसके पास बैठ गया कि वह अचानक चौंक पड़ी। क्या हम पानी में चलें? थोड़ी देर बाद उसने पूछा। अभी नहीं, मैंने कहा। मैं अभी कुछ सोचना चाहता हूँ। मैं सोचने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलो। क्या तुम्हारे ख्यालों में मैं थी? शैलट ने पूछा। बिल्कुल, तुम ही तो थी, कहते हुए मैं झील में उतर गया। मुझे यकीन है, शैलट ने कहा, और मेरे पीछे पीछे वह भी पानी में उतर गई। पानी उसकी जांघों तक पहुंचा तो उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए और अपने मुंह को बंद करके आगे की तरफ पानी में एक छपाके के साथ छलांग लगा दी। दूसरी ओर का किनारा हमसे कम 1000 गज की दूरी पर था, और उस किनारे पर 2 आदमी कुछ काम करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतनी दूर से भी मैंने उनको पहचान लिया था। उनमें से एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था और दूसरा एक रिटायर्ड प्लम्बर, जो कि उस किनारे के जंगल के एक बड़े भाग का मालिक भी था। वे दोनों हमसे इतनी दूर थे कि बिल्कुल बौनों जैसे नजर आ रहे थे। हम गहरे पानी तक पहुंच चुके थे। छुट्टी का दिन न होने की वजह से हमारे आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सिर्फ दूर वे दोनों और आसमान में लाल रंग का हवाई जहाज था, जो थोड़ी देर में आसमान में गुम हो गया। शैलट की हत्या करने के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त माहौल था। सबसे अच्छी बात यह थी कि गवाह के तौर पर एक कानून का आदमी और एक उसी इलाके का आदमी था, जो कि इतनी दूर से एक दुर्घटना होते देख सकते थे कि एक आदमी अपनी डूबती हुई पत्नी को बचाने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन ये नहीं समझ सकते थे कि वह आदमी ही अपनी पत्नी को डुबो रहा है। वैसे अभी तक मैंने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं था, बस सोच ही रहा था। अभी तो मैं सिर्फ ये बनाना चाहता हूँ कि कितनी आसानी से उस वक्त मैं ऐसा कर सकता था। शैलट बड़े भद्दे ढंग से मेरे पास ही तैर रही थी। मुझे बस इतना करना था कि मैं एक गहरी सांस लेकर पानी के अंदर जाता और उसकी पिंडली पकड़कर उसे अंदर खींचकर 1 मिनट तक वहीं रोके रखता।
इतनी ही देर में वह झील का ढेर सारा पानी पी जाती। जरूरत पड़ती तो मैं 1-2 बार पानी के बाहर अपना मुंह निकालकर सांस ले लेता और फिर अंदर जाकर उसे अपनी टांगों में तब तक दबाए रखता जब तक कि वह मर नहीं जाती। उसके बाद मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता और जब वे दोनों आदमी अपनी नाव में वहां पहुंचते तो यही समझा जाता कि तैरते हुए अचानक कोई दौरा पर जाने के कारण शैलट खुद को संभाल नहीं सकी और डूबकर मर गई। क्या ये बिल्कुल आसान काम नहीं था, लेकिन दोस्तों मैं इतना भर करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मुझ पर पूरा विश्वास किए हुए शैलट एक भद्दी सी सील मछली की तरह मेरे पास ही तैरती रही। बार बार अपनी दिली ख्वाहिशों की गूंज मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। यही समय है, यही सही मौका है। मगर दोस्तों मैं कुछ भी नहीं कर पाया। खामोशी से मैं किनारे पर लौट आया। कुछ पल बाद वह भी पानी से बाहर आ गई। वो गूंज मेरे कानों में अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं उस बेचारी चिकनी और विशालकाय शैलट को डुबोने की हिम्मत जुटाने में नाकाम रहा। धीरे धीरे वह गूंज मुझसे दूर होती चली गई, क्योंकि अब मुझे एहसास हो चला था कि मैं कभी भी उसे नहीं मार सकूंगा। हाँ, अगर उसकी जगह वेलेरिया होती तो मैं मार मारकर उसकी छातियों तक का हुलिया बिगाड़ देता, जरूरत पड़ने पर उसके प्रेमी के पेट के नीचे गोली मार देता, लेकिन मैं शैलट को नहीं मार सकता था, खासतौर से इसलिए भी कि शायद हालात इतने ज्यादा खराब नहीं थे जितने कि सुबह से मुझे लग रहे थे। अगर मैं उसे मार भी डालता तो उसका भूत जिंदगी भर मुझे तंग करता। हाँ, अगर यह सन 1947 के बजाय 500 साल पहले का 1447 होता तो शायद मैं उसे जहर देकर मार डालता और किसी को पता नहीं चलता कि उसका कातिल कौन है। लेकिन इस दौर में तो एक आम हत्यारा होने के लिए भी वैज्ञानिक होना जरूरी है। लेकिन मैं न तो हत्यारा था और न वैज्ञानिक। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, सेक्स के अपराधी बहुत ही सीधे सादे लोग होते हैं, जिनसे किसी को जान माल का नुकसान पहुंचाए जाने की आशा तक नहीं की जा सकती। वे तो बस इतना चाहते हैं कि पुलिस और समाज के डर के बिना वह किसी किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर, जिसे उनका भटका हुआ होना बताया जाता है, अपनी तृप्ति कर सकें। हम लोग सेक्स दरिंदे नहीं हैं। हम सैनिकों की तरह बलात्कार नहीं करते। हम तो बहुत भले लोग हैं जो कि भरी पूरी उम्र की लड़कियों के साथ तो अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकते हैं और किसी किशोरी को सिर्फ प्यार से छू भर लेने के इंतजार में अपनी जिंदगी के कई कीमती वर्ष धीरज से गुजार सकते हैं। हम लोग कातिल नहीं हैं, हम तो कवि हैं। आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिन मौका होते हुए भी मैंने पानी में शैलट की कब्र नहीं बनाई। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि वह उस दिन बस बाल बाल बची थी। हम तेज धूप में झील के किनारे बिछे अपने तौलियों पर बैठ गए। उसने चारों ओर देखकर अपनी ब्रा ढीली की और पेट के बल लेट गई। मैं उसकी नंगी पीठ को देखता रहा। शायद वह यही चाहती थी। वह कहने लगी कि उसे मुझसे बहुत प्यार है। फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और बैठकर सिगरेट पीने लगी। फिर अचानक अपने धुए भरे मुंह से उसने मुझे चूम लिया। तभी पास की झाड़ियों में से एक पत्थर लुढ़कता हुआ हमारी तरफ आया। फिर एक और पत्थर इसी तरह लुढ़का। ये ताका झांकी करने वाले बदतमीज बच्चों की हरकत है, शैलट ने कहा। उसने अपनी ब्रा अपनी छातियों से लगाए और फिर से पेट के बल लेट गई। मुझे इस बारे में शिकायत करनी पड़ेगी। तभी झाड़ियों की तरफ से कदमों की आवाज आई और फिर उनके बीच से हाथों में अपनी पेंटिंग का सामान लिए जीन फॉलो नमूदार हुई। तुमने तो हमें डरा दिया था, शैलट ने उससे कहा। जीन ने बताया कि वह झाड़ियों में छुपी बैठी प्रकृति की जासूसी कर रही थी। वह वहां से झील का चित्र बनाना चाहती थी, लेकिन असफल रही। शैलट ने उससे पूछा कि क्या उसका पति जॉन भी आने वाला है। मेरे और शैलट के बीच बैठते हुए उसने कहा कि जॉन भी लंच के लिए आएगा। वो शॉर्ट्स पहने हुए थी और उसकी लंबी लंबी चिकनी और भूरी टांगें काफी आकर्षक लग रही थीं। लेकिन हंसते समय उसके मसूड़े दिखाई देते थे। मैं तो झील बना रही थी, लेकिन उसमें तुम दोनों भी थे। हम्बर्ट, तुम घड़ी पहने पहने ही झील में उतर गए थे, जीन बोली। वाटरप्रूफ है, शैलट ने कहा। जीन ने मेरी कलाई अपने घुटने पर रखकर शैलट द्वारा मुझे भेंट की घड़ी को देखा और फिर वापस मेरे हाथ को नीचे रख दिया।
तो यहाँ से छिपकर तुम कुछ भी देख सकती हो, शैलट ने उसे छेड़ते हुए कहा। जीन ने एक ठंडी सांस ली। एक बार शाम के समय मैंने यहाँ 2 बच्चों, एक लड़के और एक लड़की को सेक्स करते देखा था। मैंने तुम्हें मिस्टर टॉमसन के बारे में भी तो बताया था। मुझे लगता है कि कभी मोटा आइवर भी यहाँ मिलेगा। उस दिन उसने मुझे अपने भतीजे के बारे में बहुत ही भद्दी बात बताई। ऐसा लगता है कि हेलो, पीछे से जॉन की आवाज आई और जीन की बात अधूरी ही रह गई। नाराजगी में खामोश हो जाने की मेरी आदत से परेशान होकर वैलेरिया रोने बिलखने लगती थी। मैंने शैलट पर भी ये तरकीब आजमाने की कोशिश की, लेकिन उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बोलती ही रही। अजीब औरत थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने कमरे में चला जाऊं कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे एक किताब भी लिखनी थी। उस पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। वह पहले की ही तरह घर को खूबसूरत बनाने, फोन पर बातें करने और चिट्ठियां लिखने में लगी रही। मैंने अपनी खिड़की से उसे मिस फॉलिन की बहन को लिखे पत्र को पोस्ट करने जाते हुए भी देखा। झील पर जाने के बाद का इसी धूप छांव में गुजरा एक सप्ताह मेरी जिंदगी का शायद सबसे बुरा समय रहा था। उसके बाद उम्मीद की 2-3 किरणें दिखाई दी और फिर खिली धूप। मैंने सोचा कि मेरे पास एक तेज दिमाग है और इसकी सहायता से अगर मैं लो के बारे में शैलट की योजनाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो भी दूसरे तरीकों से मुझे घर के अन्य मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और शैलट की जिंदगी में अपने महत्व को बढ़ाना चाहिए और इस महत्व का बाद में किसी खास मौके पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए एक दिन शैलट ने खुद ही मुझे मौका दे दिया। मैं तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहती हूँ, एक दिन उसने रात के खाने के समय कहा। इस वर्ष के अंत में हम इंग्लैंड जाएंगे। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहता हूँ। हम इंग्लैंड नहीं जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? उसने मेरे अंदाजे से ज्यादा हैरत से पूछा। सीधी सी बात है, मैंने कहा, किसी भी घर में सारे ही फैसले पत्नी द्वारा नहीं लिए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फैसला पति के ही हाथों में होता है। मुझे सारे यूरोप से नफरत है। यूरोप के साथ मेरा सिर्फ दुखद अतीत जुड़ा हुआ है, जिसे किसी भी तरह की यात्रा बदल नहीं सकती। माय डार्लिंग, शैलट ने कहना चाहा, दरअसल मैं नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। यह मामला तो सिर्फ एक इत्तफाक है। मैं एक आम बात कर रहा हूँ। जब तुमने चाहा कि मैं अपना काम छोड़कर अपनी शामें तुम्हारे साथ झील पर गुजारूं, एक विद्वान और शिक्षक होने के बजाय तुम्हारे लिए सिर्फ शान बढ़ाने का सामान बन जाऊं, तो मैंने इसे भी आसानी से स्वीकार कर लिया। जब तुम मुझे क्लब ले जाती हो, तो मैं इनकार नहीं करता। जब तुम घर को सजाने में लगी रहती हो, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं, नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। तुम्हारे फैसलों पर मैं आंशिक या पूरे तौर से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ। दरअसल, मुझे तुम्हारी बातें मानना अच्छा लगता है, लेकिन हर खेल के कुछ उसूल होते हैं। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात देना चाहता हूँ कि मैं इस परिवार का आधा भाग हूँ, और मेरा अपना एक महत्व है। इतनी देर में वह मेरे पास आ चुकी थी और घुटनों के बल खड़ी जोर जोर से अपना सिर हिला रही थी। वह बोली कि उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं, और वह कहने लगी कि मैं उसका मालिक और भगवान हूँ। फिर मुझे मनाने के लिए उसने कहा कि नौकरानी जा चुकी है, इसलिए हम सेक्स करें। मेरे कोई प्रतिक्रिया न करने पर अंत में उसने कहा कि अगर मैंने उसे माफ़ नहीं किया तो वह मर जाएगी। इस बात से मुझे मन ही मन बहुत खुशी हुई। मैंने उससे कहा कि माफ़ी मांगने के बजाय वह अपने को सुधार ले। मैंने फैसला किया कि अब मैं उससे थोड़ा अलग अलग रहकर अपनी किताब का काम या कम से कम काम करने का बहाना किया करूँगा। इस घटना के 2 दिन बाद जब मैं अपने कमरे में एक टेबल पर बैठा कुछ काम कर रहा था तो शैलट वहाँ आ गई। वह कहने लगी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अभी तक उससे नाराज हूँ। पिछली 2 रातों से जैसे कि हम दोनों बिस्तर पर जाते थे, मैं फौरन सोने का बहाना करता और फिर सवेरे ही उठता था। मैंने इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? वह पूछने लगी। नहीं, मैंने कहा। शैलट उठकर एक टेबल के पास गई और कहने लगी, मैंने अक्सर तुमसे पूछना चाहा है कि इस टेबल की दराज में हमेशा ताला क्यों लगा रहता है। ये बहुत गंदी लगती है।
क्या तुम चाहते हो कि इतनी गंदी टेबल तुम्हारे कमरे में रहे? इसे यहीं रहने दो, मैंने कहा। इसकी चाबी कहाँ है? मैंने छुपाई हुई है। ओह हम्बर्ट, ताले में मेरे प्रेम पत्र बंद हैं। उसने मुझे जख्मी नज़र से घूरा और फिर काफ़ी देर तक वही खड़ी खिड़की को देखती रही। मैं अपनी किताब पढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह आए और मेरी कुर्सी के हत्थे पर बैठकर एक तस्वीर की ओर उंगली उठाकर बोली, क्या तुम इंग्लैंड के बजाय इस जगह चलना पसंद करोगे? क्यों? मैंने धीरे से पूछा। पहले उसने कंधे उचकाए और फिर बोली, ये जगह मेरी देखी हुई है। बहुत खूबसूरत जगह, यहाँ एक होटल भी है जिसका खाना लाजवाब है। बड़ी शांत जगह है। इतना कहकर उसने मेरी कनपटी पर अपना गाल सहलाया और बोली, क्या तुम रात के खाने में कोई खास चीज़ लेना चाहोगे? बाद में जॉन और जीन भी आएंगे। मैंने कहकर जवाब दिया। उसने मेरे निचले होंठ को चूमा और यह कहती हुई कि वह मेरे लिए केक बनाएगी। मेरे किराएदार की हैसियत के दिनों से ही वह जानती थी कि मुझे केक पसंद है। वह चली गई। उसके जाने के बाद मैंने सावधानी से किताब को एक तरफ रखा और चाबी छुपाने की जगह देखी। चाबी मेरे पुराने रेजा के नीचे रखी हुई थी। मैं सोचने लगा कि क्या चाबी को छुपाने के लिए ये जगह ठीक है। रेजा का डिब्बा जिसमें चाबी रखी हुई थी, मेरे एक छोटे से संदूक में रखा था। क्या इससे बेहतर कोई स्थान और हो सकता है? चीज़ों को छुपाना कितना मुश्किल काम है, खासतौर से जब पत्नी हमेशा फर्नीचर को इधर उधर करती रहती हो। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आखिरी बार साथ तैरने के ठीक एक सप्ताह बाद ही दोपहर की डाक से मिस फॉलेन की बहन की चिट्ठी आई थी। उसने लिखा था कि अपनी बहन के अंतिम संस्कार के बाद वह अभी ही लौटी है। कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद से वह ठीक ही नहीं हो पाई। जहाँ तक मिसेज हम्बर्ट यानी शैलेट की बेटी के दाखिले का सवाल है, तो अब बहुत देर हो चुकी है। उसने यह आश्वासन जरूर दिया कि अगली जनवरी में वह उसका दाखिला जरूर करा सकती है। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद मैं अपने डॉक्टर से मिलने गया। लो कैंप से वापस रेमसेडल आ जाएगी, ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश था। मैं उसके आने की पूरी तैयारी कर लेना चाहता था। सच तो यह है कि शैलेट के लो को कैंप से ही स्कूल भेज देने के फैसले से पहले ही मैं अपनी तैयारी में जुट गया था। मुझे इस बात की तैयारी करनी थी कि लो की वापसी की रात और फिर उसके बाद उसके सेंट एल्जब्रा स्कूल चले जाने तक रात दर रात मैं उन माँ बेटी को गहरी नींद में सुला दूं, ताकि वे किसी भी तरह जाग न सकें। लगभग सारी जुलाई में तरह तरह की नींद की गोलियां शैलेट पर आजमाता रहा था। पिछली बार जो गोली मैंने उसे दी थी, वह उसे 4 घंटे तक गहरी नींद में सुलाने में कामयाब रही थी। इस दौरान मैंने रेडियो पूरी आवाज से खोला, शैलेट के चेहरे पर फ्लैशलाइट जलाई, उसे धक्के दिए, नोचा, खरोचा, लेकिन उसकी गहरी नींद पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जैसे ही उसे जरा सा चूमा, वह किसी ताज़ा फूल की तरह जाग उठी। इसलिए मैंने सोचा कि इस दवा से भी काम नहीं चलेगा। जब मैंने डॉक्टर बायरन को बताया कि उनकी दवा का मेरी नींद न आने की बीमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कोशिश करूं। फिर मेरा ध्यान बटाने के लिए उन्होंने मुझे अपने परिवार का एक फ़ोटो दिखाया, जिसमें लोलिता की उम्र की ही एक आकर्षक बच्ची थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि वो मुझे अपनी सबसे तेज दवाई दें। पहले तो उन्होंने मुझे गोल्फ खेलने का मशवरा दिया, लेकिन फिर अपनी अलमारी से एक नीले और बैंगनी रंग का कैप्सूल निकालकर मुझे दिया और कहा कि यह कैप्सूल जरूर मेरी समस्या हल कर देगा। वापसी में मैं बहुत खुश था। उस दिन शुरू से सब कुछ ठीक होता जा रहा था। एक दिन पहले ही मैंने शैलेट से अलग थलग रहने के अपने फैसले को बदल डाला था और अब वापस आकर घर मैंने खुशी खुशी शैलेट को आवाज दी। शैलेट एक कोने में बैठी कोई पत्र लिख रही थी। दरवाजे पर खड़े खड़े ही मैंने फिर से आवाज लगाई। वह एक क्षण तक जहां की तहां बैठी रही। फिर वह धीरे से मुड़ी और अपनी कुहनी उसने कुर्सी के हत्थे पर रख ली। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वह कह रही थी, ये औरत हेज, बड़ी सी कुतिया, बूढ़ी बिल्ली, बदतमीज माँ, बूढ़ी मूर्ख है, जब तुम्हारे हाथों और बेवकूफ़ नहीं बनेगी। उसने अपना जहर और आंसू पीने के लिए वह कुछ पल रुकी। फिर वह आगे बोली, तुम एक वहशी दरिंदे हो, शैतान हो, नफरत के लायक हो, धूर्त हो,
कमीने हो, अपराधी और धोखेबाज हो। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाने लगूंगी, मुझसे दूर रहना। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोली, मैं आज रात जा रही हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर, लेकिन अब तुम कभी भी मेरी बेटी की शक्ल नहीं देख सकोगे। फौरन निकल जाओ इस कमरे से। बिना कुछ बोले मैं वहां से निकलकर ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि मेज की दराज खुली पड़ी थी और उसके ताले में एक चाबी झूल रही थी। मैं अपने बेडरूम में गया और वहां शैलेट के तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकालकर मैंने जेब में रख ली। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन बीच में ही शैलेट को फ़ोन पर बात करते सुन मुझे रुक जाना पड़ा, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि वह फ़ोन पर किससे और क्या बात कर रही है। वो किसी चीज़ का ऑर्डर कैंसिल कर रही थी। मैं हॉल में होता हुआ किचन में गया और स्कॉच की बोतल को लेकर कोने के कमरे में आ गया। वहीं से मैंने जोर से कहा, तुम मेरी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये सब तुम्हारी नज़र का धोखा है। जो कुछ तुमने मेरी डायरी में पढ़ा, वह मेरे एक पुराने नावल के अंश हैं। तुम्हारा और लो का नाम महज एक इत्तफाक है, इसलिए अच्छी तरह सोच समझकर ही कोई कदम उठाना। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक तैयार करता हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप पत्र लिखती रही। शायद 2 चिट्ठियां वह लिखकर लिफाफे में डाल चुकी थी, अब तीसरी लिख रही थी। मैं वापस किचन में चला गया। मेरे लिए बहुत ही खराब हालात हो गए थे। फ्रिज की आवाज़ तक मुझे भयंकर लग रही थी। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और उन्हें ट्रे में रखकर लाते हुए जोर से कहा, मैंने तुम्हारे लिए भी ड्रिंक बनाई है। पागल कुतिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ट्रे को एक तख्त पर रख दिया क्योंकि फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। मैं लेस्ली बोल रहा हूँ, लेस्ली टॉमसन। लेस्ली ने फ़ोन पर कहा, मिसेज हम्बर्ट कार से कुचल गई हैं। आप फ़ौरन आ जाइए। शायद मैंने यह जवाब दिया था कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक और सुरक्षित है, और फ़ोन का रिसीवर पकड़े पकड़े मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर कहा, कोई आदमी फ़ोन पर कह रहा है कि तुम मर चुकी हो शैलेट।